दोस्तों, बरेली का रहने वाला एक दिलीप नाम का एक लड़का होता है। अब वह लड़का अपनी बहन के पास फ़ोन करता है, लेकिन जब फ़ोन करता है तो फ़ोन जो होता है मौके पर उसका कोई रिसीव नहीं करता है। लेकिन ऐसे फ़ोन करते करते लगभग 2 महीने का वक्त बीत जाता है और तभी सोचता कि चलो आज होली का दिन है, अपनी बहन से आज तो हाल चाल ले लिया जाए। और खाना खाता है। खाना खाने के बाद अपनी बहन अब जो होता राधा के पास कॉल करता है, तो उस वक्त जो होता है मोबाइल को तब भी कोई रिसीव नहीं करता है। परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद जो होता है अब ठीक है, उसी वक्त फ़ैसला लेता है क्यों ना अब चला जाए अपने दीदी के पास हाल चाल लेने के लिए। लेकिन सोचता एक बार और प्रयास किया जाए, तो उसी वक्त मन बदल देता है और दोबारा कॉल करता है और अपने ही जीजा के पास। अब उस समय जैसे अब रिसीव करते हैं, बात सुनते करने लग जाते हैं कि साले जी आज बड़े दिन बाद फ़ोन कर रहे हो, अब क्या बात है? आज होली का वक्त भी आ गया है, लग रहा तुम्हारा जो मूड है वह कहीं और आने वाला है। दूसरी तरफ दिलीप जो होता है अपने ही अब बहनोई की जब बात सुनता करने लग जाता कि नहीं जीजा जी, हमें ना आज अपनी दीदी राधा से बात करने का बड़ा मन कर रहा है। लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ से दिलीप का बहनोई कहने लग जाता है कि तुम्हारी जो बहन होती है वह तो लगभग 10 दिन पहले ही तुम्हारे पास गई हो, अभी मिलने के लिए अभी तक नहीं पहुंची क्या? इस तरह की बात जब दिलीप सुनता है, सुनने के बाद इतना हैरान और परेशान हो जाता है और पुलिस की मदद लेकर पुलिस जो होती काफ़ी तह तक जाती है, गहराई तक जाती है। लेकिन पुलिस को सिर्फ मिलता क्या है, इधर राधा का सिर्फ अब धड़। लेकिन जो सच्चाई सबके सामने आता है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना में क्या हुआ राधा के साथ? इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश और उसी में जाना माना ज़िला पड़ता है बैतूल। अब उसी का सटा हुआ एक रानीपुर कस्बा पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 27 दिसंबर अब साल 2022 का ही। वही लगभग अब दोपहर का वक्त का आसपास टाइम होता है। तो इधर वन विभाग के ही एक मीट गार्ड होते हैं, इधर साथीलाल पचौरिया, और मौके पर वह गश्त कर रहे होते हैं। और जैसे गश्त करते करते वहाँ से कुछ दूर जाते हैं तो लगभग कुछ दूर पर एक हनुमान टोल पड़ता है। उसी के पास चक्कर मारते हैं तो उनको बड़ी तेज़ किसी गंध की एहसास आती है उनके नाकों में। तो वह सूंघ कर बड़े अचंभे में पड़ जाते। तो उसी वक्त फैसला लेते हैं कि चलो आगे बढ़कर गश्त किया जाए। तो सोचने के बाद इरादा उनका जो होता बदल जाता है। थोड़ी आगे बढ़ते हैं, देखते कि वहाँ पर एक जानवर है। तो उसी समय वापस पैर लौट आते हैं और दूसरे दिन का वक्त होता है 28 दिसंबर का। दोबारा कोशिश करते हैं कि अरे ये गंध अब भी आ रहा है, इसकी जानकारी तो हमें लेना चाहिए। तो फैसला लेते हैं। फैसला लेने के बाद जब शाम का वही 7 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है, तो सतीलाल पचौरिया जो होते हैं उसी वक्त गश्त करते करते अब हनुमान टोल से लगभग 50 मीटर दूर चले जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ पुलिया है। अब पुलिया के पास जब पहुँचते हैं, इधर सही लाल पचौरिया तो देखते गंध जो होता है उसी पुलिया के आसपास से आ रहा है। एहसास करने के बाद अब नीचे उतरते हैं तो देखते कि रेत है। उसी रेत में एक कपड़ा होता है, लेकिन उसी कपड़े के नीचे एक डेड बॉडी दिखाई देता। उसी समय अब सतीलाल पचौरिया अचंभे पड़ जाते हैं और उस समय अचंभे को पारते हुए अपने नज़दीकी पुलिस थाने रानीपुर में फ़ोन कर देते हैं। अब वहाँ के टीआई अधिकारी अब अपाल सिंह खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को लेते हैं और साथ में बड़े अधिकारी को खबर दे देते हैं। लेकिन तब तक पता चलता है कि पूरी रात सन्नाटा हो गया है। तो सुबह का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के बाद अब सुबह के टाइम लेकर अपने दल बल टीम को उसी वक्त जो होता है अब जाकर वन विभाग के पीट गार्ड से संपर्क करते हैं और उनकी मदद से ठीक पुलिया के पास पहुँचते हैं। अब पुलिया के पास जब पहुंचते हैं तो नीचे लेकर उतर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि सही में अब जो रेत का टील बना हुआ है उसी टील में एक व्यक्ति की अब डेड बॉडी दिखाई पड़ रही। लेकिन वह व्यक्ति या महिला इसकी अब वह पूरी तरह से
कन्फर्म नहीं कर पा रहे होते हैं। अब उधर आईटी अधिकारी अपाल सिंह जो होते हैं अपने सहयोगी को साथ लेने के बाद जैसे ही अब उस कपड़े को हटाते हैं तो पता चलता है कि उसमें पैर होता है और पैर सही जो होता है जैसे ही रेत को इधर उधर करते हैं तो उधर जो होता है एक पूरा बॉडी जो बिन अब सर के निकलता है। देखकर वहाँ अपाल सिंह चौंक जाते कि आखिर जो होता है पूरी तरह से कन्फर्म तो हो डेड बॉडी या सिर्फ एक महिला की है, क्योंकि सूट और सलवार के पहनावे होते हैं। और लेकिन देखने में लग रहा था कि यह जो महिला है यह पूरी तरह से साधारण तरीके से है, लेकिन उम्र का अंदाज़ा यही लगाते हैं कि उम्र लगभग 38 से यही या 44 या 45 के बीच में ही होगा। अपाल सिंह इस समय काफ़ी तौर तरह की सोच विचार के इसकी जो सूचना होता है फोरेंसिक टीम और साथ में अब जाकर बैतूल के ही कोतवाली में दे देते हैं। वहाँ के कोतवाल साहब जब खबर पाते हैं तुरंत एसपी साहब सूचना पाते हैं, वह भी उसी समय दलबल टीम को लेकर अब घटनास्थल पर पहुँचते हैं। लेकिन घटनास्थल पर देखते हैं कि सही में एक महिला की डेड बॉडी जो होती है अब पड़ी हुई है, वह भी बिना सर के। पुलिस की टीम भी नहीं सोच पाती है कि आखिर जो होता है इस महिला का शिनाख्त है अब कैसे किया जाए, क्योंकि वहाँ पर जितने खड़े व्यक्ति होते हैं उनसे भी शिनाख्त कराने की कोशिश किया जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है उस अनजान डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता। तो उसी वक्त टीआई अधिकारी अपाल सिंह जो होते हैं सोचते हैं इसे शिनाख्त करने के लिए हमें फ़ोटो तो खींचना पड़ेगा, सही में फ़ोटो शूट भी करवा लेते हैं और जितने भी नज़दीकी अब थाने होते हैं उसमें सब में फ़ोटो शूट करवा कर फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देते हैं। और उसी वक्त वहाँ के अधिकारी भी आते हैं, बॉडी का तौर तक चेक करते हैं और देखते हैं कि इधर पैर में बिछिया होते हैं दोनों पैरों में, और सूट सलवार को अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद बॉडी का पंचनामा भरते हैं और उठाकर अपने ही अब जो सरकारी अस्पताल होता है अब बैतूल के ही मोर्चरी में भिजवा देते हैं। इधर दलबल टीम होती है अब जानना चाहती थी कि आखिर जो होता है इस महिला का शिनाख्त है अब कैसे किया जाए, लेकिन वहाँ के एसपी जो होते हैं उसी समय अब टीआई अधिकारी अपाल सिंह को उसी समय दिशा निर्देश दे बैठते हैं कि इस महिला की हत्यारे की जाँच पड़ताल चाहे जैसे किया जाए और बड़े ही फास्ट तरीके से। अब टीआई अधिकारी उसी समय एक्शन में आ जाते हैं और एक टीम गठित करते हैं या जानना चाहते थे कि आखिर जो होता है बिन सर का धड़ यह महिला कौन है। इसीलिए अब इस फ़ोटो को उसी समय सबसे पहले निजी अखबारों में सर्कुलेट करवा देते हैं और सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया के जरिए जो होता है उस महिला का फ़ोटो मौके पर कई जगह वायरल हो जाता है। लेकिन इधर हफ्ते का वक्त बीत जाता है, उस महिला के बारे में कुछ अब पता भी नहीं चल पाता है। लेकिन ऐसे बीते बीते जो होता है पता करते करते पूरे जितने नज़दीकी ज़िले होते हैं यहाँ तक कि महाराष्ट्र के पुणे और साथ में मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल और साथ में दिल्ली से और साथ में जो होता है सटे हुए जितने ज़िले होते हैं सब में फ़ोटो को सर्कुलेट कर देते ताकि अब भी कोई इस महिला का शिनाख्त कर ले, और साथ में 10,000 रुपये का इनाम का घोषणा भी कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस के हथकंडे जो होता है कोई भी जाँच पड़ताल में गुमशुदा का मुकदमा अब महिला का निकल कर नहीं आता है। इसलिए पुलिस की टीम जो होती है लगभग 500 महिलाओं के बारे में गुमशुदी का अब रिकॉर्ड देखती है, लेकिन तब भी उस महिला का शिनाख्त हो नहीं पाता है। पुलिस के हाथ लगभग 3 महीने तक खाली रह पाते हैं। और तभी जैसे ही इधर 13 मार्च साल 2023 का ही वक्त होता है, लगभग वही दोपहर का टाइम होता है, तो उसी वक्त बैतूलगंज थाना में एक व्यक्ति पहुंचता, बड़ा ही हाँफता ढापता कहने लग जाता है कि साहब हमारा नाम है अब दिलीप, हम तो सागर ज़िले के ही साहब देवरी के ही रहने वाले हैं। साहब हमारी एक अपनी बहन होती है अब राधा जो होती है अब इधर शैलेंद्र प्रजापति के साथ जो होता है अब ठीक विवेकानंद जो वार्ड है उसी में रहती है। लेकिन साहब अपनी बहन के पास लगभग 2 महीने संपर्क कर रहे हैं, लेकिन इधर हमारी बहन के बारे में कोई जानकारी मिल ही नहीं रही है। लेकिन साहब होली का दिन होता है तो उसी दिन जो होता है अपनी बहन की खोज खबर लेने के लिए साहब उसी वक्त अपने जीजा के पास फ़ोन कर देते हैं। तो हमारी जीजा यही बात हमारे सामने रखते हैं कि आखिर साले जी आपकी जो बहन होती है यहाँ से लगभग 10 दिन पहले निकल गई है। लेकिन साहब उस वक्त हमें चिंता होने लग जाता है, बार बार सोचते हैं कि अब काल लग जाए, लेकिन काल नहीं लगता। और जैसे ही रंग पंचमी का वक्त होता है तो साहब उसी वक्त सोचते हैं कि चला जाए एक बार घर खबर लिया जाए। और साहब अपने जीजा के कमरे पहुंचते अपनी दीदी के बारे में जब पता करने लग जाते कि साहब तो पता चलता कि हमारी जो दीदी है वहाँ के मोहल्ले की नज़र में लगभग 2 महीने से नहीं पड़ रही है। और पता चलता है कि साहब हमारा अपना भांजा होता है, बड़ा सौरे मौके पर होता है। जब उससे पूछताछ करते हुआ कहने लग जाता है कि मामा वह तो आपके पास गई होगी, लेकिन यह बात जब सुनने के बाद हमें यकीन नहीं होता है कि हमारी बहन कहीं जा सकती, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जीजा शैलेंद्र प्रजापति और हमारी बहन अब राधा प्रजापति के बीच एक पैसे के लेकर झड़ताड़ हुआ करते थे। यह बात वहाँ के इंस्पेक्टर जब सुनते कहने लग जाते हैं कि हमें 29 दिसंबर साल 2022 को ही
जो बैतूल का ही एक रानीपुर कस्बा पड़ता, उसी कस्बे के ही पास एक हनुमान पड़ता। वहीं पर एक पुल है, तो उसी के नीचे एक रेत में दबा हुआ एक महिला की डेड बॉडी तो मिली हुई है, लेकिन उसका सिर नहीं है। अगर उसका शिनाख्त कर सकते हो तो हम तुम्हें एक फ़ोटो दिखाते हैं। यह बात टीआई अधिकारी के सामने वहाँ जो होता है जाकर दिलीप सुन लेता है, और सुनने के बाद अधिकारी खबर देते हैं, और वहाँ पर जो सहयोगी होते हैं उसी वक्त एक फ़ोटो लेकर आते हैं। उस फोटो को जैसे दिलीप के सामने रखा जाता है, दिलीप उसी समय अपनी बहन राधा के तरीके से शिनाख्त कर लेता है, क्योंकि हट्टा कट्टा और साथ में कपड़े का पहनावा, और यहाँ तक कि पुलिस की टीम जो होती है उसके हाथ में उस महिला की डेड बॉडी में ही जो पैर होता है एक बिछिया मिला हुआ था। पुलिस की टीम जैसे बिछिया को अब इधर जाकर दिलीप को दिखाते, दिलीप उसी समय अपनी बहन और राधा के रूप में शिनाख्त करते हुए एक एक बात रखना शुरू कर देता। पुलिस की जो टीम होती है दिलीप को अपने साथ लेती है और राधा के ही अब मकान पहुँच जाती है, और राधा के मकान में उसके अपने दोनों बेटे होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब उनसे कुछ पूछताछ कर लेती है, लेकिन वही पता चलता कि 2 महीने पहले ही इधर उनकी जो अपनी माँ होती है मौके पर अपने ही मायके होली मनाने के लिए निकली हुई थी। पुलिस को वहाँ कुछ भी सुराग नहीं मिलता, लेकिन पुलिस की टीम राधे कमरे में जब पहुँचती है तो वहाँ पर पता चलता है कि एक बिछिया होता है, जो बिछिया इधर जाकर ठीक 29 दिसंबर साल 2022 को ही बैतूल के ही रानीपुर के उसी पुल के नीचे मिली हुई डेड बॉडी के बिछिया से मैच कर जाता है। पुलिस को यकीन हो जाता है। अब पूरी तरह से शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त दिलीप के तहरीर पर सबसे पहले अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 300 अब 2 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। सारा जो शंका होता है अब जाकर अब इधर शैलेंद्र प्रजापति पर चला जाता है, क्योंकि पता चलता है कि रंग पंचमी के वक्त से ही इधर शैलेंद्र का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। लेकिन पुलिस की टीम सबसे पहले अब शैलेंद्र प्रजापति के लिए जो होता एक मुखबिर की व्यवस्था कर देती कि ताकि जल्द और पता चल जाए। और यहाँ तक कई सारे टीम को भी गठित कर दिया जाता है और फॉरेंसिक टीम को अलर्ट कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ जो होता है इधर सर्विलांस टीम की मदद लिया जाता है, ताकि सर्विलांस की मदद से कैसे न तैसे कर शैलेंद्र प्रजापति के बारे में कुछ पुलिस को तो अब पता चल पाए। लेकिन इधर जो होता है पुलिस की जो टीम होती है अब इस केस की जाँच पड़ताल करने के से पहले जानना चाहती थी कि आखिर जो होता है शैलेंद्र का पहला बैकग्राउंड कैसा था, क्योंकि पता चल जाता है दिलीप के द्वारा कि इधर शैलेंद्र ऑलरेडी शादीशुदा था, उसकी अपनी पत्नी कल्पना थी, लेकिन वह एक करंट की चपेट की वजह से वह इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। लेकिन उसके अपने मायके वाले जो होते हैं जाकर इधर अपने ही दामाद शैलेंद्र प्रजापति के ऊपर एक सुसर का मुकदमा दर्ज करवा दिए थे। पता चलता है कि थाने में इधर शैलेंद्र जो था अपनी पत्नी कल्पना के साथ मार पिटाई किया करता था, और लेकिन दूसरी पत्नी इधर जब राधा बनती, राधा के साथ जो होता है दिलीप के द्वारा वही पता चलता कि आए दिन पिटाई हुआ करता था। पुलिस को पता चल जाता कि बस करो सारा का सारा जो हाथ है शैलेंद्र प्रजापति का है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सर्विलांस के ऊपर काफ़ी तेज दबाव मारना शुरू करते थे, लेकिन 8 दिन का वक्त बीत जाता है और तभी सर्विलांस की टीम के द्वारा अब पता चल जाता है कि ठीक जो होता है पूरे के ही महाराष्ट्र से इधर सटा हुआ एक श्रीनिवास कंपनी है, उसी कंपनी में जाकर मौके पर अब शैलेंद्र प्रजापति का अब मोबाइल दिखा रहा है। अब पुलिस की टीम जैसे पता पाती अपने दलबल टीम को लेती है और ठीक जो होता है अब पूरे के ही उसी समय जो महाराष्ट्र श्रीनिवास कंपनी पर था उसमें पहुंचती है, और पहुंचने के बाद उसका एक अपना दोस्त होता है गोविंद और साथ में इधर शैलेंद्र प्रजापति को भी अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। और लेकिन जब शैलेंद्र प्रजापति से पूछताछ किया जाए तो पहले तो 2-3 बार नानुकुर के बारे में, राधा के बारे में बात करता है, लेकिन जैसे पुलिस की टीम सख्ती दिखाती है पुलिस के सामने अब शैलेंद्र अपनी पत्नी अब राधा प्रजापति का हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है। और बगल में गोविंद होता है, पता चलता है गोविंद जो होता है तो तरीके से उसको पनाह देने के जुल्म में अब कस्टडी में आ जाता है। उसकी जो टीम होती है लेकिन जब सच्चाई दोनों से कबुलवाती है, इसे सुनने के बाद हर किसी का अब जो कलेजा होता है पूरी तरह से हिल सा जाता है। असल में मध्य प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है और बैतूल, उसी इलाके में एक विवेकानंद वार्ड पड़ता है। उसी वार्ड में रहने वाले अब रमेश राजपूत होते हैं। उनके परिवार में उनका अपना सबसे बड़ा एक बेटा होता है अब इधर शैलेंद्र प्रजापति जो होता है मौके पर अपने पिता के साथ घर गृहस्थी में उलझा होता है, लेकिन इधर रमेश राजपूत जो होते हैं वह मौके पर बीट गार्ड में के ही जो वन विभाग पड़ता है उसी में जाकर एक नौकरी के पद पर तैनात होते हैं। लेकिन आकस्मिक उनकी एक दिन अब इस दुनिया से छोड़ के जाने का वक्त आ जाता है, लेकिन उनकी नौकरी अनुकंपा के आधार पर शैलेंद्र अब इधर जाकर
प्रजापति को मिल जाता है। और जब मिलता है तो उसी समय जो होता है मौके पर नौकरी करना तो शुरू कर देता है। लेकिन कुछ महीने के अंदर जो होता है उसके रंग रूप, उसके जो पहनावे होते हैं बदल से जाते हैं। लेकिन इसी बीच उसकी अपनी पत्नी भी होती है, अब कल्पना, जिसके टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें एक बड़ी बेटी होती है। मौके पर इधर शैलेंद्र राजपूत जो होता है अपनी बड़ी बेटी की जो शादी उत्तम तरीके से कर देता है, और बड़ा जो बेटा होता है शादी के लिए पहुंचता है तो मौके पर वह भी कहीं काम धाम के लिए निकल जाता है। लेकिन इधर जो होता है कल्पना अपने घर में तो रहती है, लेकिन समय के हिसाब से धीरे धीरे अब जो होता है नौकरी पेशे की वजह से शैलेंद्र एक शराब पेशी आदमी बन जाता है। और बनने के बाद जब भी घर में आता तो अपनी पत्नी कल्पना के साथ झगड़े करार किया करता है, जिसकी वजह से आए दिन पिटाई किया करता था, और पिटाई की वजह से कल्पना भी परेशान हो जाती है। तभी एक दिन खबर यही निकल के आता है कल्पना अचानक करंट के चपेट की वजह से ये दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। लेकिन इसकी जो खबर होता है कल्पना के मायके वालों को लगता है, उसी समय जाकर अपने ही दामाद के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। पुलिस की टीम को सबूत जुटाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है, लेकिन कोई भी सबूत जो होता है अब इधर सुरेंद्र के खिलाफ अब नहीं मिल पाता है। पुलिस की जो टीम होती है उधर इस केस को ठप करके रख देती है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है अपनी ज़िंदगी को सुलझाने के लिए अब शैलेंद्र जो होता है नए जीवन की तलाशी करना शुरू कर देता है। और तभी इधर जाकर अब दिलीप की जो अपनी बहन होती है अब राधा राजपूत से मुलाकात हो जाता है, और राजा राजपूत के साथ जो होता मुलाकात होता है दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पसंद कर लेते हैं, और दोनों शादी का फैसला लेते हैं और शादी कर लेते हैं। और शादी के कुछ साल के अंदर जो होता है अब राधा टोटल अब 2 बच्चों की माँ बन जाती है, जिसमें दोनों के दोनों बेटे होते हैं। बड़ा बेटे का नाम होता है शौर्य और छोटे बेटे का नाम होता है श्रेया। और दोनों एक साथ जब रहते हैं तो तरीके से शैलेंद्र का जो परिवार होता है खूबसूरत तरीके से चलता है। लेकिन समय बीतने लग जाता है, लेकिन समय के हिसाब से शैलेंद्र भी जान लेता है कि आखिर जो होता वन विभाग के रहने से हमें कितना फ़ायदा होने वाला है। और वन विभाग में रहते रहते अब वहाँ के सारे हथकंडे को मौके पर अपनाते हुए उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देता है। गलत तरीके से वहाँ नौकरी पर रहना शुरू कर देता है। और जब भी मौके पर उसको दिखता कि चांस अच्छा है तो उसमें 2 तरह की दलाली कर जाता और ठीक ठाक पैसे कमाता। उसी पैसे से जाकर एक 2 तरीके से कार लेता है, और उसी कार से अब जो होता है इधर उधर शैलेंद्र आवारागर्दी करना शुरू कर देता है। और उसी बीच उसकी काफ़ी लड़कियों के साथ प्रेम संबंध हो जाते हैं। और इसी बीच जो होता है अपने आधे से ज़्यादा हिस्से का जो पैसा होता है अब शैलेंद्र बाहर वाली ज़िंदगी में दिया करता था। अब धीरे धीरे आवारागर्दी करते करते लगभग जब कई साल का वक्त बीतता है तो इसी बीच जो होता है पता चलता है बैतूल के ही अब जो जंगल होता है एक बांध होता है, उसी बांध पे काफ़ी सारे इधर सागवान होते हैं। और उसी सागवान के कटाई के लिए मौके पर वह दलालीगिरी का काम करना शुरू कर देता है, जिसमें काफ़ी सारे सागवान जो होता है मशीन से कटवा दिए जाते हैं। कुछ पैसे बचते उसको अपने पास रख लेता है, लेकिन ऐसे आदि बन जाता है। और काफ़ी सारे सागवान कटवाने के बाद और उसी समय पैसों का नंबर 1 अधेड़ी बन जाता है, और उसी पैसे से ऐश करना शुरू कर दे। लेकिन इसकी जो खबर होता है जाकर कैसे न तैसे कर वन विभाग टीम को लग जाता है और एक्शन में आते हैं। इसमें आने के बाद इधर शैलेंद्र अब प्रजापति के ऊपर दबाव मारते हैं, लेकिन सब सारी जांच होता है तब पता चलता शैलेंद्र जो होता है पूरी तरह से दलालीगिरी में घिर चुका है, जिसकी वजह से उसके ऊपर काफ़ी सारे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। और उसकी जो नौकरी होती है वहीं से अब मौके पर छूट जाता है और अपने घर में अब इधर कैसे न तैसे कर राधा के साथ तो रहना शुरू कर देता है। लेकिन जब रहने लग जाता है तो रहते रहते इधर जो होता है पूरी तरह से घर में अब झगड़े तगड़ा शुरू हो जाता, क्योंकि आए दिन आदि की वजह से घर में जब कभी राधा मना करती तो कभी कभी राधा की पिटाई कर दिया करती थी। और घर में जो पैसे रखे होते हैं उसका उपयोग जो होता है अब जाकर बाहर युवतियों में करना शुरू कर दी। इसकी खबर जब राधा को लगता है, राधा उसी समय सनस रह जाती है कि आखिर कौन सी कमी हमारे अंदर थी जिसकी वजह से बाहर अपनी ज़िंदगी जीना चाह रहा। इस तरह की बात की जानकारी होने के बाद अब राधा और इधर शैलेंद्र प्रजापति के बीच आज दिन झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसे चलते चलते जब कई महीनों का वक्त बीतता, साल का वक्त बीतता है, तो इसी बीच जो होता राधा अपने मायके जो सागर के ही देवास से पड़ता है उसी में उसका अपना खुद का प्लाट होता है। उसी प्लाट को बेचवाने के लिए अपने भाई दिलीप की मदद ले लेती है और दिलीप की सहायता से उस प्लाट को बेच लेती है। अच्छी खासी रकम जो होता है अब राधा के हाथ लग जाता है। लेकिन राधा जानती थी अगर यह पैसा हमारे पति के नज़र में पड़ेगा तुरंत यह पैसा जो होता है शराब खोती या लती खोटी में उड़ सा जाएगा। ये सब सोच साझ कर आधे से ज़्यादा पैसा जो होता है अब दिलीप के पास रख लेती है और आधे से कम पैसे अपने पास रखती है अपने दोनों बच्चों की परवरिश के लिए। लेकिन जब वक्त गुजरता है तो इधर जो होता है
कैसे न तैसे कर कर अब जाकर शैलेंद्र को पता चल जाता है और शैलेंद्र जो होता है अपने मायके से पैसे लाने के लिए राधा के ऊपर दबाव मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसी बात को लेकर आए दिन झगड़े तगड़ा शुरू हो जाते हैं। क्योंकि राधा को पता होता है कि अगर पैसा पति के हाथ लग गया तो हमारे दोनों बच्चों का जो भविष्य होता है मौके पर तहस महस हो जाएगा, जिसकी वजह से राधा पैसे देने के लिए नानकुर करती है और आए दिन जो होता है पैसे की वजह से राधा को पिटाई का सामना भी करना पड़ जाता है। इसकी जो खबर होती है अपने भाई दिलीप को हर बार तो दे दिया करती, लेकिन दिलीप जो होता है कभी कभी समझा बुझाया करता, लेकिन इधर जो होती है अब राधा हरगिज़ अपना पति का साथ छोड़ने के लिए हामी भरती नहीं, कहती है कि पति पति का मामला है, थोड़े दिन बाद शांत हो जाएगा, अपने बच्चों का भविष्य का हमें ये ज़िंदगी संवारने के लिए कोई ना कोई हथकंडा तो अपनाना पड़ेगा। और राधा आए दिन जो होती है मुसीबतों का सामना करते हुए अपने पति शैलेंद्र के साथ वहाँ अपने दोनों बच्चों को लेकर रहते रहते जब कुछ वक्त गुजारती है और तभी ठीक जैसे ही अब 7 दिसंबर साल 2022 का वक्त होता है तो उसी वक्त राधा जो होती है अपने घर में होती है और शैलेंद्र अब जो होता है राजपूत अपने घर में होता है। दोनों एक साथ जब होते हैं तो दोनों एक दूसरे के सामने पड़ते हैं। थोड़ी बहुत नशे में होता है शैलेंद्र, उसी समय कहने लग जाता कि राधा अपने मायके से जाकर उसी वक्त दिलीप से हाथ से सारे पैसे ले आओ और उस पैसे का हमें इस्तेमाल करना है, चाहे जैसे करना है। लेकिन राधा जब यह बात सुनती शैलेंद्र कहने लग जाती कि उस पैसे को हम कतई अपने भाई से मांग के लाएंगे नहीं। लेकिन जब यह बात कहते हैं कहने के बाद शैलेंद्र उसी समय पूरी तरह से अपनी ही पत्नी राधा अब राजपूत के ऊपर खबा हो जाता है। लेकिन इसी बात को लेकर दोनों के बीच इतने झगड़ तकरार होते हैं कि राधा वहीं कसम खा लेती उस पैसे को हम कतई लाएंगे नहीं, उसके लिए हम तुम्हें निठल्ले आदमी जैसा व्यवहार अब ना करेंगे। इसी बात को सुनकर पूरी तरह से शैलेंद्र राजपूत उधर झगड़े तकरार करना शुरू करता है। झगड़ा करता है वहीं पास रखा हुआ एक फावड़ा, तो उसी फावड़े को लेता है और राधा राजपूत के ऊपर एक बार वार करता है, जिसके राजा राजपूत हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के मौत के नींद में सो जाती है। और शाम का टाइम होने वाला होता है तो राधा के अपने दोनों बच्चे होते हैं मौके पर स्कूल से लौटने वाले होते हैं। उसी वक्त शैलेंद्र जो होता है घर में ताव तरीके से कमरे की सफाई करता, बॉडी को ले जाते कंबल में लपेट कर वहीं बेड के पास रख लेता है। लेकिन घर में जैसे ही बड़ा बेटा दाखिल होता है शौर, उसी समय अब शैलेंद्र राजपूत जो होता है बड़े बेटे के पास जाता है, कहने लग जाता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह बात जब सुनता है शौर कहने लग जाता क्या हुआ पिताजी। शौर की जो उम्र होती है लगभग 14 साल के आसपास होता है। तो उसी समय इधर जैसे यह बात रखता है तो उसी समय शौर भी अचंभे में पड़ जाता है, कहने लग जाता है इधर शैलेंद्र रोती हुई अवस्था में, एक रुदौली अवस्था में कहने लग जाता है आज हम तुम्हारी माँ से काफ़ी झगड़े तरार किए, हमारे हाथ में अचानक एक कस्सी आ गया, उसी कस्सी से तुम्हारी माँ की मौत हो गई। अब हमें जेल होना तय है और तुम दोनों बच्चे हमेशा के लिए अनाथ हो जाओगे। अपने चुपड़ी चुपड़ी बातों में अब इधर बेचारे नाबालिग शौर को उलझा लेता है और नाबालिग शौर जो होता नहीं समझ पाता है कि आखिर हमारी ज़िंदगी जो होता है क्या बिन माँ बाप की गुजर पाएगी। काफ़ी सारे लुभावने शब्द वहीं फेंकता है शैलेंद्र, जिसकी वजह से शौर अपने पिता की बातों में उलझ जाता है और वहीं शैलेंद्र कह देता है कि तुम्हें अगर अनाथ नहीं रहना है तो तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। अब यह बात जब शौर सुनता है उसी समय अपने पिता की बातों में आ जाता है और दोनों बॉडी ठिकाने लगाने के लिए वहीं प्लान बना लेते हैं। और प्लान के तहत जो होता है बॉडी को एक कंबल में लेते हैं और इधर ले जाता है शैलेंद्र राजपूत अपने ही अब कार में उस बॉडी को अब डंप कर देता है। और उसी कार में इधर शौर्य और साथ में अब शैलेंद्र बैठ जाते हैं और शैलेंद्र कार चलाते चलाते हनुमान टोल मंदिर के पास पहुंचता है। वहां से लगभग कुछ दूर पर ही एक पुलिया होता है, उसी के नीचे उतरता है तो रेत देखता है, उसी रेत पे ले जाकर राधा के बॉडी को डंप करता है। अपने पास से हुआ एक तेजधार हथियार होता है, उसी हथियार से राधा के सर और धड़ को अलग कर देता है और उधर अब जो होता है धड़ ले जाकर वहीं जो रेत होता है उस तौर तरीके से डंप करता है और उसके ऊपर एक कपड़ा करता है और उधर सर को लेता है और ले जाकर अपने कार में रख लेता है। फिर इधर अपनी बातें में सर को उलझाते उलझाते कार चलाते चलाते कुछ घंटे का सफ़र तय करने के बाद अब नागपुर की ही तरफ बढ़ जाता है और वहीं जैसे ही बढ़ता है तो शाहपुर पहुंच जाता है। जो नेशनल हाईवे होता है उसी साइड में ले जाता है, एक गड्ढा होता है, उसी गड्ढे में ले जाकर राधा के अफसर को तौर तरीके से एक रसोई डालकर आग के हवाले कर देता है। फिर उसी कार में बैठे बैठे यहाँ अपने घर आता है, अपने दोनों बेटों के साथ रहता है। लेकिन तभी इधर शैलेंद्र को पता चल जाता है कि दिलीप जो होता है अपनी बहन का गुमशुदा का मुकदमा थाने में दर्ज करवा चुका है, जिसकी वजह से उसी वक्त पकड़े जाने के डर से वहाँ से फरार होता है, नागपुर आ जाता है। और आने के बाद अपने ही दोस्त जो पूरे शहर के ही निवास एक कंपनी है ठीक जो नौलखा उमारी में है और वहीं पर मौके पर उसका दोस्त गोविंद रहता है और गोविंद के पास फ़ोन करता है,
कहने लग जाता कि दोस्त हमें तुम्हारे पास आना है, काफ़ी अर्जेंट काम है क्योंकि हम बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। यह बात जैसे गोविंद सुनता उसी वक्त सलेंदर अब राजपूत की इजाज़त देता है और इजाज़त पाने के बाद खुशी तरीके से नागपुर निकल जाता है और वहाँ से निकलने के बाद सीधा महाराष्ट्र के पुणे पहुँच जाता है और जाकर सीधा का सीधा नौलखा उमरी पहुँचता है। और उसी समय श्रीनिवास कंपनी में जाता तो गोविंद मिल जाता और गोविंद के सामने सारी बात अब रो कर अपनी पत्नी की हत्या के बारे में बतला देता है। यह बात सुनने के बाद पूरी तरह सतर्क हो ही जाता, कहने लग जाता कि दोस्त कुछ दिन हमारे साथ रहो, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम भी अपनी नौकरी तौर तरीके से जीना शुरू कर दोगे। लेकिन वहाँ रहते रहते 3 महीने का वक्त गुजरता है और तभी 29 मार्च साल 2023 को ही पता चलता अचानक लोकेशन के द्वारा इधर जो होता है सलेंदर का मोबाइल नौलखा उमरी में दिखा। पुलिस की टीम पहुंचती है और वहीं से दोनों को कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है और वहां से थाने में जब सच्चाई दोनों को लगवाती है, सुनने के बाद हर किसी का कलेजा भी हिल सा जाता है। पुलिस की टीम दोनों को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और सौर को एक सुधार गृह में डाल दिया जाता है। लेकिन दोनों के ऊपर ऐसा गंभीर मामला दर्ज किया जाता है जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे सड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद तो हर किसी का जो कलेजा होता है पूरी तरह से हिल सा जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।